कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को ये पेड प्रीमियम वीडियो से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको वीडियो देखने के लिए बस लगता है आधा से 1 घंटा। जो भी आधे घंटे की वीडियो होती है तो आधे घंटे में आप फिनिश आउट करके निकल जाते हो, बट वही आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए मेरे को लग जाते हैं 2.5 से 3 घंटे। मैं ये चीज़ काफ़ी तरीके से जानता हूँ कि एक दिन के अंदर 2.5-3 घंटे निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ मैं। लगभग मैं पूरा दिन बाहर ही रहता हूँ, शाम के टाइम घर आता हूँ। जिस खाली टाइम के अंदर मेरे को थोड़ा बहुत इंजॉय वगैरह करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत चिल करने के लिए टाइम मिलता है, रिलैक्स करने के लिए टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे काम होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। मैं छोटी छोटी चीज़ें तो बता नहीं सकता। एंड अगर मैं 3 साल घिस के इस जगह पे आया हूँ एंड मैं कुछ चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप लोगों को वीडियो लेना ही है, कि आप लोगों को सपोर्ट मांगना ही है। इवन थॉट में 90% वीडियोज़ के अंदर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस क्वालिटी के अंदर मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ उस क्वालिटी के अंदर मुझे किसी से मांगने की नीड नहीं है। अगर सही में मेरे वीडियोज़ के अंदर उतना दम है तो आप लोग मुझे सामने से प्यार दोगे। एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की इंस्पिरेशन चाहिए होती है। यूट्यूब एडसेंस के थ्रू जो मेरे को पेमेंट मिलता है वो 3 महीने के बाद मिलता है लगभग। जब चैनल थोड़ा बहुत पीक के ऊपर चल रहा होता है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं, तो शायद से 1.5 से 2 महीना लगता है। एंड अभी ऑलरेडी ये जो नोवेल है ये खत्म हो चुका है एंड चैनल एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर आ चुका है वापस से। तो मेरे पास यही इकलौता इनकम का सोर्स है, जिससे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन 400-500 रुपए मेरे को मिल जाते हैं दिन के। डेफिनेटली एक यंगस्टर हूँ, मेरे खुद के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मुझे कैरी आउट करने होते हैं। एंड इसके अलावा थोड़ा बहुत घर पे भी देना पड़ता है। अगर घर पे पैसे नहीं जाते तो उनका बस एक ही सवाल होता है कि तू आखिर यूट्यूब पे कर क्या रहा है। मेरी जगह पे अगर शायद से कोई भी बंदा होता, आप में से कोई भी होता, तो वो भी शायद से यही कर रहा होता अगर वो कर पाता तो। एट द एंड एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को एक चीज और समझनी चाहिए कि जो भी लोग मेरे को पैसे दे रहे हैं, जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के पैसे पे शायद से किसी का घर चल रहा होगा, फिर किसी का पेट पल सकता है। आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को इस चीज के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए। आप लोगों को पेड वीडियोस लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो कोई बात नहीं, आपके लिए रेगुलरली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डलते रहेंगे। एंड गाइज मेरे को वीडियो की प्राइस 50 से 60 रुपए रखने की कोई नीड नहीं है। अगर मैं 5 रुपए भी रखूँ ना तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। बट बस दिक्कत इतनी है ना कि फिर लेने वाले लोग उतने नहीं है। कुल मिला के 3,500 के करीब कुछ व्यूज जाते हैं। अगर उसमें से 500 लोग भी अगर लेते हैं 5 रुपए के हिसाब से, स्टिल मैनेज हो जाती है सारी चीजें। बट लेने वाले जो लोग होते हैं वो 20 से 25 ही लोग होते हैं। एंड इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्राइस हाई रखना पड़ता है ताकि कम से कम 400-500 रुपए तो मेरे को पर वीडियो के थ्रू मिले। देखो गाइस एट द एंड बस यही चीज बोलना चाहूंगा, दुनिया पैसे पे चल रही है, प्यार अपनी जगह पे है, प्रोफेशन अपनी जगह पे है, फैमिली अपनी जगह पे है। खास करके जिस तरीके का कंटेंट मैं बनाता हूँ उस कंटेंट के अंदर तो कोई भी किसी का सगा नहीं होता। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे को फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं एंड आज तक फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग मेरे को तब तक फॉलो करते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट होता है, जब तक उनकी मनपसंद नोवेल चल रही होती है। एक बार उनका इंटरेस्ट खत्म होता है तो वो लोग भी चैनल छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे टाइम में मेरे को सही में समझ नहीं आता कि मैं किस मुंह से ऐसे सब्सक्राइबर्स को लॉयल या फिर अपनी फैमिली समझूं, जो कि बस तब तक मेरे साथ है जब तक सब अच्छा चल रहा है एंड जब प्रॉब्लम्स आती तो सब निकल जाता है। फिर छोड़ो जाने तो, रियलिटी थोड़ी बहुत हार्श होती है, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। जिनको पसंद आता है वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं। आज भी वीडियो बना रहा हूँ, आगे भी बनाते रहूंगा। जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग करते रहेंगे, जिन्हें नहीं करना कोई बात नहीं। आप सभी लोगों के लिए रेगुलर वीडियो डलते रहेंगे। ऐसे नॉर्मली भी जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों को मैं डेली की ऐसी फ्री में वीडियोस दे देता हूँ। जिन लोगों को भी लगता है कि मेरे मन में लालच है या फिर कुछ है तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बकचोदी पेल दी, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना और किसी बकचोदी के। जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग ने अकेले 5 चौधरी इलम के वॉरियर्स को बचा के रख दिया था। एंड सबसे ज्यादा बुरी हालत उसने की थी मार्किस चू युआन की, जिसको मार मार के उसने लिटरली उसका पेस्ट बना दिया था, उसकी चटनी बना दी थी। इसके बाद फाइनली ये सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। एंड हमारे जो चूयू चचा होता है वो भी लू फेंग से मिलने के लिए आ चुके थे। लू फेंग एंड चूयू वो उनके गुफा के अंदर जाके आराम से बातें करते हैं। वही जो चूयू होता है वो लू फेंग को एक ऑफर देता है कि जो लू फेंग है वो पहले के कंपैरिजन के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है एंड वो ऑलरेडी चौज रिलम ट्रांसेंड के ऊपर पहुंच चुका है। तो अभी जाके वो यांग फेंग एशियन कंट्री के बॉर्डर्स के ऊपर जाके पहरा दे सकता है। बट क्योंकि वो जो जगह है वो काफी ज्यादा डरावनी है, यानी कि 90% जितने भी गॉड किंग लेवल के वॉरियर भी होता है वो सारे के सारे यांग फेंग एशियन कंट्री के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर ही मारे जाते हैं। इसलिए जो लू फेंग होता है वो मना कर देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शांति से अपना कल्टीवेशन आगे करना चाहता था। भाई पूरी तरीके से जो न्यूज थी ये चारों तरफ फैल चुकी थी। भाई हम लोगों को चूयू की वाइफ देखने के लिए मिलती है जिसका नाम था
चू यूफू एंड इसके कुल मिला के 3 बेटे थे। डेफिनेटली इनके स्टेटस के साथ इन लोगों को भी इस न्यूज के बारे में पता चल चुका था। वही जो एल्डेस्ट सन होता है वो उसके माँ से पूछता है, हाँ मैंने सुना है अंकल लुओ ने अकेले 5 चौज रिलम के पीक लेवल के वॉरियर्स को हरा दिया, इसमें से 2 टॉप लेवल के मार्किसेस थे। एंड हम लोगों को पता चला कि जो अंकल लुओ है वो चौज रिलम के ट्रांसेंड लेवल के ऊपर है। अगर डी चू लीनियज के अंदर देखा जाए तो जो अंकल लुओ है वो 3rd चौज रिलम के ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर है। एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग एक ऑर्डिनरी गॉड किंग लेवल के वॉरियर जितनी है। भाई उनकी माँ कहती है जो मार्किस चूजी और मार्किस चूजुआन थे वो पूरी तरीके से अंधे थे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे अंकल को प्रोवोक करके। एट द एंड उन्हें वो सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। अगर पिछले कई सालों की बात की जाए तो पिछले कई सालों के अंदर जो चूजू की फैमिली थी वो भले ही 1st क्लास मार्किसेस के अंदर आती थी, लेकिन स्टिल उनके पास सबसे ज्यादा वीकेस्ट पावर थी एंड सबसे ज्यादा वीकेस्ट फाउंडेशन थी। लेकिन बस लू फैंग के एक कांड करते ही इन लोगों की जो इज्जत थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी मोमेंट के अंदर हम लोग को डी चूयू देखने के लिए मिलता है जो कि अंदर एंटर करता है। इसे देखते हुए उसके 3 बच्चे इमीडिएटली भागते हुए आते हैं एंड अपने बाप को ग्रीट करते हैं। वही डी चूयू को देखने के बाद उनका जो यंगेस्ट सन होता है वो डी चूयू से कहता है, फादर अंकल कहाँ पे है? डी चूयू कहता है तुम्हारे अंकल काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो ट्रांसेंड बीइंग लेवल के ऊपर है चौज रिलम के। इसके बाद भी चाहे हमारा स्टेटस कितना ही ज्यादा क्यों ना बढ़ चुका हो, अभी तुम बाहर जाओ तो तुम्हें हमेशा सबके साथ अच्छी से बात करनी है, तुम्हें कभी भी एरोगेंट नहीं बनना। वही उसके तीनों बच्चे हाँ के अंदर मुंडी हिला देते हैं। वही जो चूयू होता है वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है एंड कहता है, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेरे भाई लोहे के लिए, चाहो जाके पार्टी अरेंज करो, आज हमारे मार्किस मेंशन के अंदर पार्टी बननी चाहिए। डी चूयू था वो पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, साथ ही साथ काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर भी था। बट फाइनली अभी लू फैंग ने उसे एक सरप्राइज दे दिया था एंड अभी वो काफी ज्यादा हल्के दिमाग के अंदर आ चुका था, क्योंकि लू फैंग के हेल्प की मदद से उसकी जो आगे की जर्नी होने वाली थी वो काफी ज्यादा स्मूथ होने वाली थी। आफ्टर ऑल जो 7 1st क्लास मार्किसेस है उसके अंदर से बस डी चू है जिसके पास एक ट्रांसेंड लेवल का चौज रिलम का वॉरियर है एज ए गेस्ट ऑफिशियल। ये जो न्यूज थी ये ना कि सिर्फ यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर फैली थी बल्कि ये पूरे एंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैल गई थी। कि अगर पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो कुल मिला के 71 ही चौज रिलम के ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर है। इसके अंदर से 71st नंबर के ऊपर अपना लू फैंग आता है। बड़ी बड़ी फोर्सेज है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, वो हमेशा इस नंबर के ऊपर काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखे रहती है कि जो चौज ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें ऑलरेडी एक ऑर्डिनरी गॉड किंग लेवल का वॉरियर माना जाता है। एंड देखा जाए तो ये जो चौज ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर होते हैं इवन ये गॉड किंग लेवल से भी ज्यादा रेयर होते हैं। इसी तरीके से जो लू फैंग का नाम था ग्रेट सेज लू है, ये काफी सारी कंट्रीज के अंदर पॉपुलर हो चुका था, काफी सारे बड़े बड़े अखबारों के अंदर एंड रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा जा चुका था। हम लोग को यू कंट्री देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो प्रिंसेस थी यू कंट्री की जिसका नाम यू शी टियान्यू था, उसे भी ये न्यूज पता चल चुकी थी। वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, भरोसा नहीं हो रहा था कि जब लू फैंग हुआंग सिटी के अंदर था तब उसने बस अपनी इटरनल ट्रू गॉड लेवल तक की स्ट्रेंथ को दिखाया था। अब जब वो चड्डू के अंदर आ चुका है तो वो एक चौज रिलम ट्रांसेंड लेवल का वॉरियर बन चुका है। नो वंडर कि ये जो बंदा है इसने मेरे फादर को एज अपना टीचर मानने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जो चौज रिलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर्स होते हैं उनका जो स्टेटस होता है वो लगभग किसी ऑर्डिनरी गॉड किंग लेवल के बराबर होता है। ऑफ कोर्स वो बात अलग थी कि जितने भी लोग हैं पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उनमें से 90% लोग यू और शी कंट्री के जो एंसेस्टर्स हैं उनको वर्कशिप करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें अपना टीचर बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। काफी सारे एशियन गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है ऐसे लोगों को देखने के लिए, वर्कशिप करना तो दूर की बात है। वही घूमते घूमते ये जो न्यूज थी ये लेनियन हाउ तक भी पहुंच चुकी थी। इवन जो लेनियन हाउ था वो भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे याद था कि लास्ट टाइम जब उसने उसके साथ लड़ाई की थी तो उसने बस अपनी पीक लेवल की स्ट्रेंथ दिखाई थी चौज रिलम की। इवन थॉट उसने लेनियन हाउ की ट्रू बॉडी को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था, टाइम शायद से उसने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को हाइड रखा था। जैसे ही वो चड्डू के अंदर आया उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जो लेनियन हाउ था वो इस वक्त थोड़ा बहुत डरा हुआ था एंड थोड़ा सा पैनिक स्टेट के अंदर आ चुका था। डेफिनेटली उसका एक दुश्मन इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था और ऑलरेडी उससे काफी ज्यादा ऊंचे लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। लेनिन हाउ के सिटी के बगल में ही हुआंग सिटी थी। जो हुआंग सिटी थी वो अभी लू फैंग की सिटी बन चुकी थी। लेनिन हाउ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अचानक से वो एकदम से पागल हो जाता है एंड वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वही हम लोग को जिजियांग हाउ भी देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा खुश था जब वो लू फैंग की ये न्यूज सुनता है। एंड अभी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ये जो डिसीजन था लू फैंग को हुआंग सिटी देने का, ये शायद से उसका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इस तरीके से उसने हुआंग सिटी के ऊपर इस तरीके की शील्ड लगा दी थी कि हुआंग सिटी के ऊपर अभी कोई नजरें भी नहीं डाल सकता अपनी। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एशियन थंडर किंगडम देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हम लोग को एक आदमी देखने के लिए मिलता है जो कि एक बीस्ट के ऊपर बैठते हुए काफी ज्यादा तेजी से सिटी लॉर्ड मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे वो सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर आता है वहां के जो लोग होते हैं वो रिस्पेक्टफुली इस पर्सन को ग्रीट करते हैं। एंड सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर डेफिनेटली यहाँ का सिटी लॉर्ड रहता होगा जो था जाओ शैन जिन, जो कि मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन था पूरे के पूरे एंटायर सिटी के अंदर।
ये बंदा तुरंत कहता है जाओ और जाके मेरे लिए कुछ फूड एंड ड्रिंक्स मंगाओ, जिसके बाद ये डायरेक्टली मेन हॉल की तरफ चल जाता है एंड इसके साथ में वो जो बीस्ट था वो सिटी लॉर्ड मेंशन के बाहर निकल जाता है। जो बंदा था इसके काफी ज्यादा बड़े बड़े विंग्स थे, डेफिनेटली इसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था वो तो एक अलग ही लेवल के ऊपर था। इसकी आंखें काफी ज्यादा डीप थी एंड इसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी। ये कहता है मेरा डिसाइपल, उसका टैलेंट सही में काफी ज्यादा भयानक है। वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बस 30 सेंचुरीज के आसपास रहा है एंड ऑलरेडी वो एक चौजलम ट्रांसेंड लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि उसका जो टैलेंट पोटेंशियल है वो मेरे से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। मेरा बदला फाइनली पूरा होगा। मुझे फाइनली अपने बदले के अंदर एक होप नजर आ रही है। गाइस एट द एंड हम लोगों को फाइनली बताया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं, ये है हमारे मास्टर जाओ शेंकी जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट से है। ये जो मास्टर जाओ शेंकी थे उनकी स्टार्टिंग से ही नजर लू फैंग के ऊपर थी। वैसे तो उनको लू फैंग नहीं पता था कि कहाँ पे है। जैसे जैसे उन्हें छोटे छोटे हिंट्स मिले, जैसे कि उन्होंने सुना था कि लू हे नाम का एक बंदा है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अचानक कहीं से तो भी इमर्ज हुआ है एंड वो जो वेपन्स यूज करता है वो थोड़े से अलग है। डेफिनेटली ये जो वेपन्स है ये हमारे मास्टर जाओ शेंकी के ही है एंड साथ ही साथ उन्हें पता चलता है कि उस बंदे की जो डिवाइन बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ी है एंड साथ ही साथ इस बंदे के अराउंड काफी ज्यादा कम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है। साथ ही साथ उसके अंदर एक रिलेटिव है जिसका नाम युआन है एंड युआन यानी कि टीचर ओरिजिन। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जो मास्टर जाओ शेंकी थे उन्हें पता चल चुका था ये बंदा और कोई नहीं, ये लू फैंग है। मास्टर जाओ शेंकी कहता है अल्टॉट, मेरी जो सबसे बड़ी होप है वो मेरे डिसाइपल के ऊपर टिकी हुई है, बट स्टिल मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर फ्यूचर के अंदर मैं फूड किंगडम के साथ फाइट करूँ तो मैं अपने डिसाइपल के ऊपर कोई बर्डन ना बनाऊं। ये बेस्ट होगा अगर मैं अपने डिसाइपल की थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ। लास्ट लाइफ के अंदर जो हमारे मास्टर जाओ शेंकी थे वो एशियन किंगडम ऑफ फ्लेम विंड को फॉलो करा करते थे, इसलिए वो इस जन्म के अंदर एशियन किंगडम ऑफ थंडर के एक गेस्ट ऑफिशियल थे। डेफिनेटली एशियन किंगडम ऑफ थंडर के काफी सारे ऐसे इनहेरिटेंस थे जो कि एशियन किंगडम ऑफ फ्लेम विंड से अलग थे। इस तरीके से इस बुड्ढे ने लिटरली गाइस दो एशियन कंट्रीज के जो इनहेरिटेंस है उसको इकट्ठा कर लिया होगा। हमारे ये जो माउंटेन सिटिंग गेस्ट थे ये भी थोड़े से जोश के अंदर आ चुके थे, जानते थे कि अगर उन्हें अपना बदला लेना है फूड किंगडम से तो उन्हें पावरफुल बनना होगा, उन्हें ब्रेक थ्रू करना होगा। ये जो एशियन किंगडम ऑफ थंडर था ये सबसे ज्यादा बेस्ट था हुनयुआन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करने के लिए। माउंटेन गेस्ट कहता है कि इस लाइफ के अंदर यानी कि इस जन्म के अंदर मैं हुनयान ब्लड लाइन को फॉलो करूंगा। सिटिंग माउंटेन गेस ये चीज ऑलरेडी जानते थे कि इस पाथ को फॉलो करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है, लोग लिटरली पागल हो जाते हैं इसको फॉलो करने के बाद। इस चीज के अंदर भी कोई भी डाउट नहीं है कि एक बार जो भी पर्सन इस पाथ के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लिटरली काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। एशियन किंगडम ऑफ थंडर के जो एंसेस्टर्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर पूरी की पूरी इंपीरियल आर्मी भी आ जाए एशियन किंगडम ऑफ फ्लेम विंड की तभी भी वो उन्हें नहीं हरा सकती। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को चड्डू सिटी देखने के लिए मिलता है जहाँ पे ऑलरेडी ग्रे सेज लू फैंग नाम का जो नाम था वो पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस हो चुका था। दूर दूर से काफी सारे लोग चड्डू आ रहे थे, वो लू फैंग के साथ दोस्ती करना चाहते थे। काफी सारे लोग लू फैंग को अपना टीचर बनाना चाहते थे, बट लू फैंग का कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी और डिसाइपल को एक्सेप्ट करने का। जो फर्स्ट डिसाइपल ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लू फैंग ने सिलेक्ट किया था इवन उस डिसाइपल को भी मोरुशा सिखाता था। लू फैंग वापिस से एक नया डिसाइपल लेके मोरुशा के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता था। वही जो मोयो किंगयांग होता है वो लू फैंग के पास आता है एंड कहता है मास्टर मुझे इस वक्त काफी सारे लोग बाहर इन्वाइट कर रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? फैंग कहता है अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। आफ्टर ऑल तुम्हारा ये जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है ये काफी ज्यादा लंबा है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके के दोस्त बनाते हो, तुम अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहते हो। ऑफ कोर्स जो भी तुम करते हो तुम्हें उन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस को भी बियर करना पड़ेगा, तुम्हें अपने डिसीजंस को लेके थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद जो मोयो किंगयांग होता है वो कुछ टाइम सोचता है एंड उसके बाद लू फैंग को ग्रीट करता है एंड कहता है मैं समझ गया मास्टर। उसके बाद लू फैंग यहाँ से चला जाता है। वहाँ पे हम लोगों को अपना मोरुशा देखने के लिए मिलता है जो की मोयो किंगयांग से कहता है बच्चे शायद से तू कुछ ज्यादा ही घमंडी बन चुका है, तुझे नहीं पता कि चड्डू के अंदर कितना ज्यादा खतरा है, बस एक छोटा सा वॉइड ट्रू गार्ड है एंड मुझे डर है कि अगर किसी को पता चल गया तो कोई भी तुम्हें अपने इल्यूजन के अंदर फंसा सकता है, इवन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी तुम बाहर जाओगे तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भले अगर देखा जाए तो मोयो किंगयांग के बीच में और मोरुशा के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, बस जो मोरुशा था वो मोयो किंगयांग को पढ़ाता था। मोयो किंगयांग का असली जो मास्टर था वो लू फैंग ही था, बस स्टिल जो मोरुशा था उसे हमेशा मोयो किंगयांग की चिंता बनी रहती थी। वही जो मोयो किंगयांग था वो थोड़ा बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है आफ्टर ऑल मेरे को काफी ज्यादा सफोकेटेड सा फील होने लग गया था इस केव के अंदर, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं चुड्डू सिटी को देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ,
मैं भी देखूँ कि फर्स्ट रैंक सिटी जो कि पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो कैसे दिखती है। हमारे जो ओरिजिनल एंसेस्टर थे यानी कि टीचर ओरिजिन, उन्हें भी काफ़ी सारे इनविटेशन मिल रहे थे, काफ़ी सारे छोटे मोटे फोर्सेस थे जो कि चड्डू के अंदर थे। आप ये चीज़ जान के थोड़े से शॉक हो जाओगे कि जो ओरिजिनल एंसेस्टर है उन्होंने लगभग सारे के सारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जो ओरिजिनल एंसेस्टर थे उनके पास उनका वर्चुअल क्लोन था, तो वो अपने वर्चुअल क्लोन को ही ज़्यादातर बाहर भेजा करते थे सारी की सारी मीटिंग्स और बाकी सारे कामों के लिए। ये जो वर्चुअल क्लोन था ये एक्चुअल में एक फ्लैश बॉडी थी जो कि बिल्कुल रियल बॉडी जैसी लगती थी। इसके अंदर बस फर्क इतना था कि उनकी ये जो वर्चुअल बॉडी थी इसके अंदर कोई दिल नहीं था ट्रू गॉड का। हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है स्टार टावर के अंदर जो कि कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि जो लू फैंग था वो चौज रिलम के ट्रांसलेट लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। तो काफी सारे लोग चड्डू के अंदर लू फैंग से मिलना चाहते थे, लेकिन लू फैंग सभी लोगों को इग्नोर कर देता है। तभी जो डी चुई होता है वो लू फैंग से कांटेक्ट करता है। वो लू फैंग से कहता है, ब्रदर लूए, मेरे पास कुछ टास्क है जिसके मेरिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड ये जो टास्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड कोई भी गेस्ट ऑफिशियल इन सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया आज तक। अगर आप चाहे तो मैं आपको ये सारे टास्क भेज सकता हूँ, आप एक बार इन टास्क की तरफ नजर घुमा सकते हो। ट्राल जो डी चुई था वो लू फैंग की ताकतों को अभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानने लगा था, तो वो जानता था कि ये सारे जो डिफिकल्ट टास्क है मे बी लू फैंग है वो इन सारे डिफिकल्ट टास्क को आराम से कर सकता है, एंड इन सारे टास्क को करने के लिए जो मेरिट्स मिलेंगे वो किसी भी ऑर्डिनरी टास्क से काफ़ी ज़्यादा होंगे। फर्स्ट टास्क था उसके अंदर उन्हें एक चौजरिलम के वॉरियर को मारना था जो कि था सायू सिटी लॉर्ड। सायू सिटी लॉर्ड था वो चौजरिलम के पीक लेवल के ऊपर था, साथ ही साथ ये था सिटी लॉर्ड थंडर एशियन कंट्री का। चल में ये जो बंदा था जब ये अपनी वर्ल्ड टूर के ऊपर निकलता है तो इसने काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ क्रीचर्स को मैनिपुलेट किया था, काफी सारे लोगों को कुछ इल्यूजन वगैरह में डाल के मार दिया था। उन्हीं में से 3 इटर्नल ट्रू गॉड से जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, फ्लेम विंड ऑफ एशियन कंट्री से। जैसे ये जो लॉर्ड ऑफ सायू सिटी है इसे पता चला कि इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, तो उसने तुरंत थंडर एशियन कंट्री को ज्वाइन कर लिया। इसे मारने के लिए जो मिशन है उसके मेरिट्स लगभग 2 लाख मेरिट्स के आसपास है। जो लू फैंग था वो थोड़ा सा शॉक था कि किसी बंदे को वो कम्प्लीटली कैसे मार सकता है। वो जो मिशन जो लू फैंग को भेजा गया था उस मिशन के अकॉर्डिंग ये था कि लू फैंग को पूरी तरीके से इस बंदे को मारना होगा, यानी कि इसका नाम और निशान मिट जाना चाहिए पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर की मदद से भी इस बंदे को ट्रैक ना किया जा सके। एंड इसके बाद अगर कोई टारगेट वापस से रिकॉग्निट कर जाता है, यानी कि वापस से पूर्ण जन्म ले लेता है, तो ये सब चीजें सही में सभी लोगों के हाथों के बाहर है। इस चीज के बारे में लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता। लू फैंग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो लॉर्ड ऑफ सुयू सिटी था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था विल पावर के अंदर, एंड कहा जाता है कि जो इसकी इंटेलिजेंस है यानी कि इसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। लू फैंग कहता है मैं भी 2nd लेवल के ऊपर हूँ गॉड किंग लेवल के, एंड मुझे लगता है कि जो मेरी विल पावर है वो शायद से उस बंदे से ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद भी जो लू फैंग था वो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि अपनी लेजेंडरी टेक्निक यानी कि अपनी विल पावर टेक्निक, लेजेंड टेक्निक का इस्तेमाल करके भी वो इस बंदे को मार सके, क्योंकि जो पीक ऑफ द चौजरिलम के वॉरियर्स होता है वो एंडलेस ईयर के कल्टीवेशन के बाद बनता है, एंड ऑफ कोर्स उनको जो माइंड और विल होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इवन वो अपनी खुद की सीक्रेट विल क्रिएट कर सकता है। सो ऐसे लोगों को मारना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी तरीके से लू फैंग को काफी सारे बाउंटी मिशन रिसीव हो रहे थे डीचीयू की तरफ से, ज्यादातर ऐसी बाउंटी मिशन है जिसके अंदर किसी चौजरिलम के मास्टर को मारना हो। ये सारे मिशन काफी लंबे टाइम से इसी तरीके से अधूरे पड़े थे। ये सारे के सारे चौजरिलम के पीक के ऊपर थे, एंड चौजरिलम के पीक वॉरियर को मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ऑफ कोर्स एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर मार सकता है, लेकिन जो एम्परर लेवल के वॉरियर है वो कभी भी वीक चौजरिलम लेवल के वॉरियर्स के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर वो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे देखा जाए तो जो गॉड किंग लेवल के वॉरियर है वो चौजरिलम के वॉरियर्स को मार सकते हैं, बट अगर गलती से भी उस बंदे की आंखें खुली रह गई मरते टाइम, या फिर उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कुछ सेकंड के लिए जिंदा रह गई, तो वो वापिस से रिकॉग्नेट कर जाएगा। एंड उस बंदे का रिकॉग्नेट करना यानी कि एक नया हिडन एडिशनल एनिमी क्रिएट करना। देखिए फूड किंगडम ने मास्टर जाओ शेंकी को क्रिएट करके रखा है, एंड मास्टर जाओ शेंकी ने एक लेजेंडरी क्रिएचर को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लेके आया है जो कि लू फैंग है। ये अपने आप में धीरे धीरे करके एक राक्षस बनता जा रहा है। जैसे तो जो गॉड किंग लेवल के वॉरियर होते हैं वो चौजरिलम के वॉरियर से नहीं डरते, लेकिन उन्हें बस उनके रिलेटिव से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, उनके बच्चे और उनके फैमिली से थोड़ा बहुत डर लगता है। यही रीज़न था कि चौजरिलम के किसी भी वॉरियर को मारना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं था। काफ़ी ज़्यादा कम ऐसे लोग होते हैं जो कि लिटरली चौजरिलम के वॉरियर्स को मारने का टास्क लेते हैं, बट जो लू फैंग था वो मन ही मन सोच रहा था ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर लॉर्ड ऑफ फूड किंगडम्स को मिलना लिटरली और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। भाई जब से जो लू फैंग था वो चौजरिलम का एक गेस्ट ऑफिशियल बना था, जो एम्परर चुयू थे उन्होंने लू फैंग को काफ़ी सारे टास्क भेज दिए थे, एंड साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी भेज दी थी पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में। धीरे धीरे करके जो लू फैंग की अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गई।
वही इसी के साथ साथ जो हमारे डीचूयू थे उन्होंने लू फैंग को काफी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज दी थी पूरी की पूरे एंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फैंग होता है वो इन सारे के सारे स्कल्पचर्स को पढ़ लेता है। लू फैंग की अंडरस्टैंडिंग इस वक्त काफी ज़्यादा डीप हो चुकी थी, साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी किसी भी ऑर्डिनरी ट्रू गॉड से ज्यादा थी, साथ ही साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा थी। एंड वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था उसे भी काफी तरीके से अंदाजा था कि वो किससे भिड़ने वाला है फ्यूचर के अंदर, यानी कि लॉर्ड ऑफ द फूड किंगडम से। लू फैंग सोच रहा होता है कि लॉर्ड ऑफ ट्यूकेन जो कि फूड किंगडम का एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर है, वो भी सेकंड लेवल का, साथ ही साथ वो एशियन यांगफैंग किंगडम का एक गेस्ट ऑफिशियल भी है। डेफिनेटली काफी सारे पावरफुल इनहेरिटेंस को कल्टीवेट किया होगा। एंड पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उसके बराबर के लोगों को देखा जाए तो काफी सारे कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके ज्यादा स्ट्रांग हो। तो उसकी जो लाइफ सेविंग एबिलिटीज होगी वो डेफिनेटली एक अलग लेवल के ऊपर होगी। अगर कोई एम्परर लेवल का वॉरियर भी कोई एक्शन लेता है तो इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि वो लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग को मार सके, भले ही उसे एक ही बारी के अंदर पूरी तरीके से सप्रेस कर सकता है। किसी भी सामने वाली पार्टी को पूरी तरीके से मार देना ये लिटरली इम्पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को एंसेस्टर ऑफ स्नो रिलम पता होगा, जिनके स्नो रिलम एनवाई ने लिटरली लू फैंग की भी हालत खराब कर दी थी। एंड उनके स्नो रिलम एनवाई के कारण लू फैंग ने अपना ब्रेक थ्रू किया था। वो जो एंसेस्टर है वो एक ऐसे गॉड किंग लेवल के वॉरियर है जिन्होंने इतनी ज्यादा बुरे बुरे क्राइम किया है, इतना पाप करके रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो बुढ़ा आज तक जिंदा है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो एक एशियंट बीइंग है। एंड डेफिनेटली उसकी जो सर्वाइविंग एबिलिटीज है वो एक अलग लेवल के ऊपर है। जो जितना ज्यादा पावरफुल होता है उतना ही ज्यादा उसकी मिस्टीरियस लाइफ सेविंग एबिलिटीज होती है। लू फैंग इस वक्त लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग को मारने के बारे में सोचता है फूड किंगडम के, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यही होगा कि ये बंदा अगर मरता है तो ये दोबारा रिकॉग्नेट ना हो। ऐसा कुछ करने के लिए क्या लू फैंग सही में इतना ज्यादा पावरफुल है, ये चीज वो खुद से पूछता है। बट फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं, उसे अभी भी काफी ज्यादा इम्प्रूवेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ और टास्क देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कुछ टास्क के अंदर उन्हें तियान्यू फ्रूट को चुराना होता है। तियान्यू फ्रूट्स होते हैं वो काफी स्पेशल टाइप के फ्रूट्स थे जो बॉर्डर एरिया के अंदर उगते थे तियान्यू फ्रूट ट्री के ऊपर। एंड फाइनली अभी रीपिंग पीरियड चल रहा था एंड ये जो फ्रूट्स थे ये मैच्योर होने वाले थे। एक फ्रूट के बदले कोई भी एशियन कंट्री 10,000 मेरिट्स देने के लिए तैयार थी। साथ ही साथ दोनों साइड से जो कंट्रीज थे उन्होंने काफी सारे पावरफुल लोगों को इस काम के लिए सौंप रखा था। साथ ही साथ काफी सारे पावरफुल फॉर्मेशंस भी लगाए थे। इवन यहाँ पे हम लोगों को गैरिसन लीडर भी देखने के लिए मिलता है चौधरी ट्रांसेंट का। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट के कुछ चैप्टर्स के अंदर जो लू फैंग था उसने एक चोर को पकड़ा था जो कि टियान्यू स्टोन्स को चोरी कर रहा था। लेकिन ये जो टियान्यू क्रिस्टल्स है ये टियान्यू फ्रूट के सामने कुछ भी नहीं है। टियान्यू फ्रूट्स इससे भी कई गुना ज्यादा रेयर है। ये जो चोरी करने वाले जितने भी ताश थे इसके अंदर तो इवन टियान्यू क्रिस्टल्स का ही मेंशन भी नहीं थे। वही इसके अलावा लू फैंग को कुछ बाउंटी टास्क भी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर उसे काफी सारे लोगों की सुपारियां नजर आती है। कुछ टाइम के बाद लू फैंग सोचता है कि जो बाउंटी टास्क है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी भी पर्सन को पूरी तरीके से मारना ये थोड़ा सा मुश्किल है। इवन अगर तुम किसी पर्सन को सप्रेस कर देते हो एंड उसकी ओरिजिनल बॉडी को मार भी देते हो तो वो तुरंत रिकॉग्नेट हो जाएगा। वही इसके अलावा और भी काफी सारे टास्क थे जैसे कि टियान्यू फ्रूट को चोरी करना, एक फ्रूट लगभग 10,000 मेरिट्स के आसपास एक्सचेंज हो। इसके अलावा गार्डिंग के टास्क जिसके अंदर लिटरली लू फैंग को काफी लंबा टाइम वहां पे गार्ड वगैरह करना पड़ेगा। एंड ट्रेजर हंटिंग टाइप के जो टास्क थे वो थोड़े बहुत डेंजरस हो सकता है। डैन लू फैंग सोचता है उसे बस किसी पर्सन की बाउंटी लेनी पड़ेगी। फिर वो कुछ बाउंटी मिशन चेक करता है, के अंदर फाइनली उसे एक पर्सन की बाउंटी मिलती है जिसका नाम था बियू ग्रेट सेज। एंड ये जो बंदा था इसकी बाउंटी यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर इसलिए थी कि वैसे देखा जाए तो इस बंदे ने डायरेक्टली तो यांगफेंग एशियन कंट्री को ऑफेंड नहीं किया था, इसने इनडायरेक्टली कर दिया था कि इस बंदे की जो हरकतें थी वो बहुत ज्यादा हरामी वाली थी। थोड़ा ठरकी किस्म का इंसान था एंड ये काफी सारे सिटीज के अंदर जा जाके लोगों को उठा के लेके आता था। यानी कि ठरकी तो था ही, साथ ही साथ इसके जो कल्टीवेशन के मेथड से उसके अंदर वो जिंदा लोगों को डिवॉर करता था एक तरीके से, जैसे कि मीबुकी किया करता था। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हुआंग सिटी के अंदर लू फैंग ने मीबुकी को सबक सिखाया था। उसने मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स को कैप्चर करके रखा था एंड वो उन सभी लोगों को डिवॉर करता था। एंड इस तरीके के जो मेथड्स है लू फैंग को इन सारे मेथड से सख्त नफरत थी। आप जानते हो कि लू फैंग ऐसे लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता है क्योंकि इनोसेंट लोगों को डिवॉर करता है या फिर उनको मारता है अपने मतलब के लिए। इसलिए जो लू फैंग था इसने इस पर्सन को यानी कि ग्रेट सेज बियू को अपना टारगेट बना लिया था। जब लास्ट टाइम जब लू फैंग मीवुकी के साथ फाइट कर रहा था तब मीवुकी ने भी इसी पर्सन का नाम लिया था ग्रेट सेज बियू। वो तो इससे भी ज्यादा हरामी है लेकिन तुम उसको जाके क्यों नहीं मारते। फाइनली आज लू फैंग के सामने इस पर्सन का भी नाम आ चुका था। ऐसे लोगों से लू फैंग को काफी ज्यादा चिढ़ मचती थी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू इस पर्सन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालता है। लू फैंग को इसके इंटेलिजेंस के थ्रू पता चलता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है
उसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा गया था। बट स्टिल लू फैंग को इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं था कि जो लू फैंग की स्पिरिचुअल पावर है वो इसकी स्पिरिचुअल पावर से कहीं भी मेल खा पाएगी। आफ्टर ऑल जो लू फैंग है उसके पास लेजेंडरी टेक्निक है विल पावर वाली। लू फैंग की विल पावर की टेक्निक से इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर की भी ऐसी की तैसी हो सकती है। तो ये बस एक चौज रिलम का पीक लेवल का वॉरियर है। एंड लू फैंग सोचता है चलो मैं भी देखता हूँ कि ये मेरी इस लेजेंडरी विल पावर टेक्निक से कैसे बचता है। तो लू फैंग इस तरीके की टेक्निक्स किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता। बट लू फैंग को इस बंदे को जल्दी से जल्दी मारना है ताकि ये बंदा रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल ना कर सके। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को टियानजी आइस फील्ड देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हम लोग को बीयू ग्रेट सेज देखने के लिए मिल सकता था जो कि दिखने में काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था एंड उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे बाल भी थे। एक तरीके से ये आदमखोर जैसा ही लग रहा था। वो एक सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहा था एंड वहां पे उसे काफी सारे लोग देखने के लिए मिल सकते थे। वो उन सारे के सारे कल्टिवेटर्स की तरफ काफी ज्यादा लालची निगाहों से देख रहा था। वही उसी स्टेट के अंदर हमें एक फैमिली देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर एक लड़की होती है। वो अपने क्लासरूम से भागते हुए आती है एंड अपने माँ बाप से कहती है पापा फाइनली मैंने ट्रू गॉड लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। वही उसका छोटा भाई एंड उसकी जो छोटी बहन थी वो दोनों उसकी तारीफ कर रही थी एंड कहती है कि बिग सिस्टर अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। लड़की कहती है कि ये जो टियानजू फील्ड का जो लिविंग एनवायरनमेंट है ये काफी ज्यादा हार्श है। यहाँ पे किसी भी तरीके के रिसोर्सेज मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी ये इस वक्त ब्लड लाइन प्रैक्टिस को फॉलो कर रही थी जिसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। बिना किसी रिसोर्सेज के आगे प्रोग्रेस करना बिल्कुल ही मुश्किल है। भाई इसके जो माँ बाप थे वो सबसे ज्यादा खुश थे अपनी बड़ी बेटी की कामयाबी को देख के। इसका जो बाप था उसने लिटरली एक एलियन बीस्ट के साथ फाइट की थी अपनी जान जोखिम में डाल के एंड उसी एलियन बीस्ट का वो एसेंस लेके आया था जिसके थ्रू इसकी बेटी ने फाइनली अपना ब्रेक थ्रू किया। बेटी कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूंगी एंड ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस लेवल के ऊपर जाऊंगी। उसके बाद मैं आप सभी लोगों का ख्याल रखूंगी, साथ ही साथ आप सभी लोगों के सपने भी पूरी करूंगी। इस पेरेंट्स स्माइल करते हुए कहता है ठीक है अब से फिर फ्यूचर के अंदर हमारा घर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तभी हम लोगों को ग्रेट सेज बीओयू देखने के लिए मिलता है जो कि अचानक से पूरे के पूरे आसमान के अंदर अपीयर हो जाता है। उसका बहुत बड़ा सा मुंह हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। उसका सर भी काफी ज्यादा बड़ा था। उसके इतने बड़े मुंह के खुलते ही पूरा का पूरा जो आसमान होता है वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था। जैसे ही काउंटलेस प्रैक्टिशनर इस पर्सन को देखते वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो समझ चुके थे ये और कोई नहीं, ये ग्रेट सेज बीयू है। सब लोग मदद के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। उनको पता था ये बंदा यहाँ पे आया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी सिटी को डिवोर करने वाला है। एंड काफी सारे ऐसे रूमर्स थे कि ये बंदा इवन अपने टेरिटरी के लोगों को भी नहीं छोड़ता। भाई वो जो फैमिली थी जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी वो भी पूरी तरीके से पैनिक के अंदर आ जाती है। वो सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते थे, इधर उधर भागना चाहते थे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन ये जो ग्रेट सेज बीयू था ये एक ही बारी के अंदर सभी लोगों को डिवोर करने लग जाता है एंड धीरे धीरे करके सभी लोग इसके मुंह में जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी जो ग्रेट सेज बीयू होता है वो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ इन लोगों को डिवोर कर ही रहा था। अचानक से उसकी आंखों के अंदर एक सरप्राइज देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा शॉक हो जाता है, देखता है कि दूर जंगल के अंदर से एक आदमी बाहर आ रहा है। यह आदमी का साइज जो था वो लिटरली काफी ज्यादा छोटा था, मतलब नॉर्मल ह्यूमन साइज का था। इस पर्सन को देखने से उसकी जो धड़कनें थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कि इस पर्सन को देखती है उसे किसी और की याद आ रही थी। इस पर्सन को देख के उसे ग्रेट सेंट लू ही की याद आ रही थी। जो भी उसके इंटेलिजेंस मिले थे उसके हिसाब से यही लू फैंग था। एंड ये यांग फैंग एशियन कंट्री का गेस्ट ऑफिशियल था एंड साथ ही साथ चौज रिलम ट्रांसेंड लेवल की पावर रखता है अपने अंदर। वही जैसे ही जो लू फैंग होता है वो इस पर्सन को देखता है, वो कुछ भी नहीं कहता, वो बस इसकी तरफ एक बार घूर के देख लेता है एंड तुरंत वो अपनी लिनयुआन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अगले सेकंड के अंदर जो ग्रेट सेंज व्यू होता है वो अपने आप को देखता है कि वो एक तरीके से डिसअपियर हो चुका है। वो एक अलग दुनिया के अंदर एंटर कर चुका है। उसे इस दुनिया के अंदर काफी सारे स्टार्स देखने के लिए मिल सकते थे, काफी सारे छोटे छोटे स्टार्स। वही इनमें से बस एक बहुत बड़ा स्टार था एंड वो जो बड़ा स्टार था वो सबसे बड़ा वाला स्टार लू फैंग की स्पिरिचुअल विल थी जो कि एलिमेंट टेक्निक के थ्रू बनी हुई थी। इस स्पिरिचुअल विल के अंदर काफी ज्यादा पावर थी जो कि अपने सामने आने वाले सारे के सारे स्टार्स को कुचल रही थी। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो स्टार बीयू था वो स्टार भी पूरी तरीके से इनहेलेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। जो बीयू डैशेंग था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इवन थॉट उसको समझने का मौका भी नहीं मिला था। उसको हमेशा से लगता था कि उसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी चौज रिलम की पीक के ऊपर है। अगर गॉड किंग लेवल का वॉरियर भी उसे मारने के लिए आ जाए मे बी वो उसे सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन इस मोमेंट के ऊपर ऐसा उसको फील हो रहा था कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कि कॉन्शियसनेस भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यानी कि लू फैंग ने इसे अपना रिकॉग्निशन पैसेज वे इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं दिया था। ये बंदा अभी रिकॉग्नेट भी नहीं कर सकता, ये पूरी तरीके से मर चुका है। इसके मरने के बाद जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को लहराता है एंड इसके जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेता है एंड साथ ही साथ इसकी बॉडी को भी कलेक्ट कर लेता है। वही इसको मारने के बाद आसमान से वो सारी की सारी जो बॉडीज थी जो कि इसने डिवोर की थी वो आसमान से टपक रही थी। लू फैंग अपने हाथों को वेव करता है एंड ये सारी बॉडी धीरे धीरे करके जमीन के ऊपर लैंड कर जाती है, जिसके बाद लू फैंग यहाँ पे नहीं रुकता है, इंडिया से चला जाता है। यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। गाइस आप
समझ सकते हो कि लू फेंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है। उसने बस इस बंदे को अपनी आंखों से 2 सेकंड के लिए देख के ही खत्म कर दिया, इसका नामो निशान मिटा दिया। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लू फेंग की विल पावर टेक्निक किस लेवल के ऊपर है। जो लू फेंग का विल पावर है वो गॉड किंग लेवल के 2nd लेवल तक पहुंच चुका है। जो लू फेंग है वो आराम से गॉड किंग लेवल के 2nd लेवल के नीचे की जितनी भी वॉरियर्स है उन सभी लोगों को काफी ज्यादा आराम से मार सकता है। एंड साथ ही साथ गॉड किंग लेवल का 1st और 2nd लेवल, इन दोनों लेवल्स के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट ऑलरेडी जो लू फेंग की एलिमेंट टेक्निक है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। वो एक लेजेंडरी टेक्निक है जो कि युआन ने बनाई थी। किसी भी पर्सन को मारने के लिए कुल मिला के 2 वेज होता है। फर्स्ट वे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ, जिसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। कम से कम तुम्हें उस पर्सन को इतना जल्दी मारना पड़ता है कि उसे रिकरेशन करने का मौका ना मिले। दूसरा ईजी पाथ होता है, वो होता है सोल पाथ। लेकिन सोल पाथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट पाथ होता है। लेकिन सोल पाथ के थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन की सोल को इनहेलिटेट कर सकते हो, इससे पहले कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करे। हम लोग को उसी विलेज के अंदर वो सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जिनको अभी अभी लू फेंग ने बचाया था। वो लोग इधर उधर देख रहे थे, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थे एंड काफी ज्यादा डरे हुए भी थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ टाइम पहले उनके साथ क्या हो रहा था एंड अचानक से क्या हो गया। भाई हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जिसने ऑलरेडी ग्रेट सेज बीओ को मार दिया था एंड उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऑलरेडी उठा चुका था एंड उसकी डेड बॉडी इस वक्त मुरुशा का खाना बनने वाली थी। जो लू फेंग था वो ऑलरेडी एशियन किंगडम ऑफ यांग फेंग की तरफ निकल भी चुका था। स्टिल जो लू फेंग होता है उसे 6 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है वहां पे पहुंचने के लिए। जो ग्रेट सेज बीओ था उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि उसे किसने मारा है। इवन वहाँ के जो ऑर्डिनरी लोग थे यानी कि वो विलेजर्स, वो लोग लू फेंग को नहीं देख पाए थे क्योंकि उनके बीच में बहुत बड़ा पावर गैप था। वो ऑलरेडी चौज रिलम के पीक के ऊपर था, इसलिए उसे पहले ही पता चल गया था कि उसे मारने वाला पर्सन और कोई नहीं लू फेंग है। सो गाइस यही पे एपिसोड खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।